नमस्कार दोस्तों। अंतर्राष्ट्रीय राजनीति के अपने इस वीडियो में हम आज गेम थ्योरी के बारे में पढ़ेंगे। ये रियलिज़म का पार्ट है और मैंने अभी तक के वीडियो जो डाले हैं 4-5 वीडियो रियलिज़म के थ्योरीज़ के ऊपर ही थे। तो अगर आपने उनको नहीं देखा है तो आप पहले उनको देख लीजिए तो आपको और अच्छे से ये समझ आएगी। गेम थ्योरी, इसकी परिभाषा आप देखेंगे तो एक हैं हमारे निकोल्सन, एम निकोल्सन बोलते हैं कि गेम थ्योरी ना सामान्य अर्थों में समझे जाने वाला खेल जैसे नहीं है। मतलब सामान्य अर्थों में हमारी क्या समझ होती है खेल से, जैसे ताश हो गया, लूडो हो गया, हमारी खेल से यही समझ होती है कि ये बाई चांस होते हैं गेम ना, कि जो ताश का खेल है चांस का गेम है, कि आपके पास कौन से पत्ते आएंगे आपको नहीं पता। लेकिन निकोलसन बोलता है कि ये सामान्य अर्थों में खेले जाने वाला गेम जैसा नहीं है और बहुत सुस्पष्ट और सोच समझ के चालें चलते हैं। जो राष्ट्र होते हैं सोच समझ के चालें चलते हैं। आमतौर पे ऐसा समझा जाता है, इसको ताश के गेम की तरह माना जाता है, लेकिन वैसा है नहीं कि देश जो भी चाल चलते हैं अंतर्राष्ट्रीय राजनीति में वो बहुत सोच समझ के चलते हैं, ऐसा एम निकोलसन बोलता था। अगला एक विचारक है कार्ल डॉइश। कार्ल डाइच बोलता है कि हर खेल का अंत है, लेकिन आईआर में खेल का कोई अंत नहीं। मतलब गेम थ्योरी कभी खत्म नहीं होती आईआर में। और देश अपने मोहरों को उठाकर घर नहीं ले जा सकते। कार्ल डाइच बहुत मज़ेदार बात करता है। वो बोलता है कि हर खेल का अंत होता है। हम लोग कोई भी गेम खेलते हैं, मान लो क्रिकेट खेलते हैं, तो 1-2 घंटा खेलते हैं, उसके बाद ख़त्म हो जाता है हमारा खेल। और लेकिन आईआर में खेल कभी ख़त्म नहीं होता। और दूसरी बात कि कोई भी देश अपने मोहरे उठा के अपने घर नहीं ले जा सकता। जैसे हम क्रिकेट खेलते हैं तो जिसका बैट बॉल होता है वो घर ले जाता है अपना बैट बॉल। कई बार तो आधे खेल में ले जाता है कि आउट हो जाता है, अपना बैट बॉल लेके घर चल देता है। तो ऐसा हो नहीं सकता। अंतर्राष्ट्रीय राजनीति में अपने मोहरे उठाकर आप नहीं ले जा सकते अपने घर, ऐसा कार्ल डाइच बोलता था। तो खेल सिद्धांत का प्रयोग कब होता है आईआर में? तो खेल सिद्धांत का प्रयोग होता है जब कोई युक्ति युक्त निर्णय लेना है, जब कोई निर्णय लेना होता है युक्ति युक्त, तब खेल सिद्धांत का प्रयोग करते हैं। और अपने लाभ को हर देश मैक्सिमम करना चाहता है कि अधिकतम लाभ हो, और जो उसकी हानि है उसको मिनिमम करना चाहता है। तो इसीलिए इसको मैक्सिमिनी प्रिंसिपल बोलते हैं। मैक्सिमिनी, कि मैक्सिमम करना है अपने प्रॉफिट को और मिनिमम करना है अपने लॉस को, इसीलिए इसको मैक्सिमिनी प्रिंसिपल भी बोलते हैं। खेल सिद्धांत के बारे में इसकी शुरुआत या फिर इसके बाद अच्छे से इसकी अवधारणा दी थी जॉन वॉन न्यूमैन ने। जॉन वॉन न्यूमैन थे, ये अमेरिकन मैथमेटिशियन थे और फिजिसिस्ट भी थे, और इन्होंने 1928 में इसकी बात की थी खेल सिद्धांत की। और न्यूमैन और ऑस्कर मर्गेस्टर ने थ्योरी ऑफ गेम एंड इकोनॉमिक बिहेवियर करके एक बुक लिखी 1944 में, आई थिंक, हाँ 44 में। ऑगस्ट ऑस्टर मर्गेस्टर और जॉन न्यूमैन ने इन्होंने थ्योरी ऑफ गेम एंड इकोनॉमिक बिहेवियर ऐसी बुक लिखी थी, और जिसमें इन्होंने गेम थ्योरी की बात की थी। गेम थ्योरी का बहुत उपयोग किया गया जब कोल्ड वॉर चल रही थी। कोल्ड वॉर के समय कई रणनीतिक निर्णय लेने थे। विशुद्ध संघर्ष की स्थिति नहीं थी, क्योंकि डायरेक्ट वॉर नहीं हो रहा था कोल्ड वॉर के समय, एकदम सशक्त संघर्ष नहीं हो रहा था, बल्कि मानसिक युद्ध हो रहा था ना। तो उस समय गेम थ्योरी का बहुत प्रयोग किया गया, शीत युद्ध के समय। तो गेम थ्योरी के कुछ प्रियर बिलीफ्स हैं, या मुख्य धारणाएं या पूर्व धारणाएं जिनको हम कह सकते हैं। तो ऐसी कुछ प्रियर बिलीफ्स हैं गेम थ्योरी की। जैसे पहला है, पहला उसका जो पूर्व मान्यताएं हैं, पहली है कि स्ट्रेटजी, कि जो राज्य है कभी कोई भी निर्णय लेता है तो स्ट्रेटजी से लेता है, रणनीति से लेता है, और दूसरे देश की रणनीति को पहले समझता है कि दूसरे देश की क्या रणनीति है, और उस हिसाब से अपनी चाल चलता है। मतलब कि भावनाओं में बहकर या फिर आवेग में आकर कोई देश कोई निर्णय नहीं लेता। जैसे भारत अगर पाकिस्तान के लिए कोई निर्णय लेने वाला है, या फिर सर्जिकल स्ट्राइक करना चाहता है, या फिर पाकिस्तान ने आतंकवादी भेज के कुछ कुछ घटनाएं की, तो भारत एकदम आवेग में आकर या इमोशन के साथ कुछ निर्णय नहीं लेगा। वो सोच समझ के स्ट्रेटजी के साथ अपने डिसीजन लेगा। ये पहला प्रेयर बिलीफ है कि स्ट्रेटजी होती है ना। दूसरा प्रेयर बिलीफ इसका है कि राष्ट्र जो है रेशनल बिहेव करता है। रेशनल बिहेव मतलब होता है कि तर्क संगत व्यवहार करता है, कि हमेशा तर्क से चलता है, कभी भी भावनाओं में आके कोई भी व्यवहार नहीं करता। तीसरा प्रेयर बिलीव है कि आपको पे ऑफ करना पड़ेगा, मतलब भुगतान करना पड़ेगा। तो जब गेम खत्म होता है, मतलब कोई भी, उसके बाद हमको पता चलता है कि हमको लाभ हो रहा है कि हानि हो रही है। मान लो कोई देशों के बीच किसी चीज़ को लेके कॉन्फ्लिक्ट है,
तो उसमें जब वो कॉन्फ्लिक्ट चलता रहता है तो उसमें बहुत रणनीति का प्रयोग करते हैं, गणित का प्रयोग करते हैं, दोनों अलग अलग चालें चलते हैं। लेकिन जब वो चाल खत्म हो जाती है तब उनको लाभ या हानि होती है, तो पे ऑफ करना पड़ता है। ये तीसरा नियम है। चौथा है कि कुछ रूल्स होते हैं, और ऐसा ऐसा माना जाता है कि देशों को उन रूल्स का पालन करना चाहिए, उन नियमों का पालन करना चाहिए। तो इसका चौथा नियम है रूल्स, नियम। और इसका पांचवा है कि इंफॉर्मेशन। तो जैसे कि अभी बोला जाता है कि डाटा इज़ अ न्यू ऑयल, कि इंफॉर्मेशन बहुत ज़रूरी है। अगर आपके पास इंफॉर्मेशन है किसी देश के बारे में तो आप उस देश से आगे हो जाओगे। तो इंफॉर्मेशन बहुत ज़रूरी है, और आपको पता होना चाहिए कि देश कोई भी कुछ बना रहे हैं अपने यहाँ या कुछ चालें चल रहे हैं, तो आपको उसका पहले से जानकारी होनी चाहिए, जिसके आधार पे भी आप निर्णय लोगे। तो गेम थ्योरी में इंफॉर्मेशन का महत्व बहुत ज़्यादा होता है। तो ये उसकी 5 पूर्व धारणा है। इसके थिंकर्स देखें तो जैसे एक विलियम एच राइकर थे। विलियम एच राइकर ने ना थ्योरी ऑफ पॉलिटिकल कोलिशन, ऐसे उन्होंने अपनी बुक लिखी। और थ्योरी ऑफ पॉलिटिकल कोलिशन में राइकर बोलते हैं कि जो भी देश होते हैं गठबंधनों के लिए इसका यूज़ करते हैं। जैसे गेम थ्योरी का वो बोले कि गठबंधनों को समझने के लिए हमको, जैसे नाटो हो गया, वार्सा पैक्ट हो गया, सीटो हो गया, इनको समझने के लिए हमको गेम थ्योरी का यूज़ करना चाहिए। तो उनकी बुक का ही नाम था थ्योरी ऑफ पॉलिटिकल कोलिशन। उसमें उन्होंने कोलिशन का, जो भी गठबंधन है उनका अध्ययन करने के लिए गेम थ्योरी का यूज़ किया। तो गेम थ्योरी वो बोले कि तीन, मतलब जो भी गठबंधन का निर्माण करते हैं कोई भी देश, तो तीन उद्देश्य से करते हैं। मतलब तीन नियम होते हैं। पहला नियम होता है राइकर के अनुसार कि पहला होता है कि आकार, कि कोई भी देश ना अपना आकार बढ़ाना चाहता है, मतलब आकार को बढ़ाना चाहता है। दूसरा स्ट्रेटजी के लिए, मतलब कि गेम थ्योरी का यूज़ एज ए स्ट्रेटजी करते हैं देश। तो आकार बढ़ाने के लिए करते हैं, स्ट्रेटजी के तहत इसका उपयोग करते हैं, या फिर शक्ति संतुलन के लिए करते हैं। कि जब भी जैसे जैसे मान लो साउथ चाइना सी में या हिंद महासागर में चीन की शक्ति बढ़ रही है, तो अब क्या करेंगे, अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया, भारत और जापान, इन लोग मिलके बना लेंगे क्वाड। तो ये रणनीति के तहत हो रहा है ना, पावर बैलेंस के लिए कर रहे हैं कि उसकी शक्ति ज़्यादा ना बढ़ पाए। तो पावर बैलेंस करने के लिए क्वाड बनाया जा रहा है। तो इसीलिए बोला कि गठबंधन जो भी बनते हैं तीन नियम के तहत बनते हैं। एक तो अपना आकार बढ़ाने के लिए, कि अपना गठबंधन हो जाएगा तो देश का आकार बढ़ जाएगा। जैसे नाटो बन गया तो उसमें जितने देश हैं उनका, उनमें आपस में सहयोग होगा तो अमेरिका की शक्ति बढ़ जाएगी। दूसरा रणनीति के तहत होता है, स्ट्रेटजी। और तीसरा पावर बैलेंस। तो राइकर बोला कि तीन कारणों से कॉलिशन होते हैं अपनी बुक थ्योरी ऑफ पॉलिटिकल कॉलिशन में। गेम थ्योरी के कुछ मॉडल हैं, और यहाँ से सीधे सीधे सवाल आते हैं। पहला है जीरो सम गेम। तो जीरो सम गेम में आप समझ सकते हो कि ये आप इस इमेज में देख सकते हो कि यहाँ पे ठग ऑफ वॉर चल रहा है, और मतलब इसमें यही हो रहा है कि दोनों एक दूसरे को खींच रहे हैं ना। तो यहाँ होता है कि एक जीतता है, एक हारता है। जैसे इसमें एक कोई जीतेगा, एक हार जाएगा। तो जीरो सम गेम मतलब है कि एक देश जीतता है, दूसरा देश हारता है। मतलब ये विशुद्ध संघर्ष की स्थिति होती है कि, और इसको ना विशुद्ध संघर्ष की स्थिति होती है, एक जीतता है एक हारता है। दूसरा एक होता है नॉन जीरो सम गेम। नॉन जीरो सम गेम में यही होता है कि एक जीतता है एक हारता है वाला नहीं है, दोनों साथ साथ जीत भी सकते हैं और दोनों साथ साथ हार भी सकते हैं। तो थॉमस शेलिंग बोलते हैं कि नॉन जीरो सम जो गेम है वो दो प्रकार हो सकते हैं। जैसे उसका एक प्रकार होगा मिक्स्ड मोटिव गेम। मिक्स्ड मोटिव गेम का मतलब होता है कि देशों के बीच संघर्ष भी हो सकता है और सहयोग भी हो सकता है। मतलब कि देशों के बीच संघर्ष और सहयोग दोनों हो सकता है, केवल विशुद्ध संघर्ष नहीं होगा। तो मिक्स्ड मोटिव गेम की बात की है कि संघर्ष और सहयोग दोनों हो सकता है, और सीमित युद्ध में इसका प्रयोग करते थे, सीमित युद्ध के समय। ठीक है। एक उन्होंने थॉमस शेलिंग की फेमस एक और थ्योरी थी, उसको बोलते हैं बार्गेनिंग थ्योरी। इसके लिए उनको नोबेल प्राइज़ भी मिलता है। और बार्गेनिंग थ्योरी के लिए थॉमस शेलिंग को नोबेल प्राइज़ मिलता है। इसमें वो बोलते हैं कि ये हमेशा अंतर्राष्ट्रीय राजनीति में संघर्ष नहीं होता, बल्कि सहयोग भी होता है। हमेशा संघर्ष थोड़ी होते रहता है देशों के बीच, हमेशा थोड़ी झगड़ते रहते हैं। तो संघर्ष के समय नहीं, बल्कि सहयोग के समय बार्गेनिंग थ्योरी का प्रयोग करते हैं। कि जब सहयोग की स्थिति हो, जब देशों के बीच, और उस समय इसका यूज़ होना चाहिए। और देश ना
जब कूटनीतिक वार्ताएं करता है या फिर शांतिकालीन वार्ताएं करता है, उस समय इसका प्रयोग किया जाता है। जैसे अमेरिका और भारत की न्यूक्लियर डील हो रही, तो उसमें बार्गेनिंग थ्योरी का प्रयोग किया जाता है, और इसमें ना अपने लाभ को अधिकतम करने का प्रयास करते हैं, बार्गेनिंग करने का कोशिश करते हैं कि मुझे अधिक से अधिक फायदा हो। कोई भी वार्ताएं हो रही हैं देशों के बीच, G20 की मीटिंग हो रही, तो उसमें हर देश चाहता है कि मुझे अधिकतम लाभ हो। ये थ्योरी है चिकन थ्योरी, इसे डंकन ल्यूइस ने दिया था। डंकन लुईस बोलते थे कि हर देश ना अपने लाभ को अधिकतम करना चाहता है, उसको ये मतलब नहीं होता। जिसको डंकन लुईस ने दिया था, ये पूछता है सवाल। डंकन लुईस बोलते थे कि हर देश अपने लाभ को अधिकतम करना चाहता है, जो भी उसका लाभ है उसको अधिकतम करना चाहता है। उसको मतलब नहीं है कि दूसरे देश को लाभ हो रहा है या हानि हो रही है, वो केवल अपने लाभ को अधिकतम करना चाहता है ना। और इसको इसका प्रयोग ना 1962 में क्यूबन मिसाइल क्राइसिस के समय हुआ था, जब देश ना अपना अपना फ़ायदा देख रहे थे। देखिए, ये क्यूबन मिसाइल क्राइसिस का अपने अपने लाभ को अधिकतम करना चाह रहे थे, दूसरे देश से उसको कोई मतलब नहीं था। और इसका यूज़ करता था अमेरिका का फॉरेन सेक्रेटरी था जॉन फॉस्टर डलेस। तो डलेस इसका यूज़ करता था, जॉन फॉस्टर डलेस की एक थी जिसको ब्रिकमैनशिप बोलते हैं, एक थ्योरी थी ब्रिकमैनशिप, इसको कगारवाद भी बोलते हैं। तो इसका प्रयोग करता था जॉन फॉस्टर डलेस कि किसी भी जो दो देशों के बीच होता था ना, अमेरिका के साथ किसी देश का रिलेशन, तो उसको वो एक कगार पे ले जाता था, युद्ध की कगार पे ले जाता था, और एकदम युद्ध की बात करता था कि अब मैं तो परमाणु हथियार छोड़ ही दूंगा तुम्हारे ऊपर। और इस स्थिति में ले जाता था कि दूसरे देश को डर हो जाता था कि हाँ, ये तो युद्ध कर ही देगा। और जब दूसरा देश डर के पीछे हटता था, तो डलेस उससे फिर अपनी वार्ताएं करता था, और उसके अपने जो भी उसके इच्छा थी वो ऐसी चीज़ें मनवा लेता था उनसे। तो ब्रिकमैनशिप का प्रयोग करता था जॉन फॉस्टर डलेस। तो ये ब्रिकमैनशिप थ्योरी किसने दी, ये सवाल आता है। तो जॉन फॉस्टर डलेस आप आंसर लिखना। गेम थ्योरी का अगला मॉडल है प्रिजनर्स डिलेमा। इसे शेलिंग और ठक्कर ने दिया था, थॉमस शेलिंग और ठक्कर। तो ये किसने दिया था, शेलिंग, ठक्कर। और ये शीत युद्ध काल में जो निशस्त्रीकरण की वार्ताएं चलती थी, वहां पे इसका यूज किया जाता था। प्रिजनर्स डिलेमा का मतलब है कि जब आप एक दूसरे पर विश्वास नहीं करते, डिलेमा होता है मतलब कि अविश्वास की स्थिति होती है, डिलेमा को बोलते हैं द्वंद्व की स्थिति होती है। उसको लगता है कि निशस्त्रीकरण की बात तो हो रही है, लेकिन अगला देश अपने हथियार को कम करेगा कि नहीं, इसको लेकर डिलेमा होता है। हर देश को एक एक अविश्वास होता है कि उसको लगता है कि मैं कम कर लूँगा, लेकिन ये जो नियम है इनको तोड़ देगा और ये अपने हथियार बढ़ा लेगा। तो हर देश को ना, जैसे यूएसएसआर को था कि अमेरिका को लेकर डिलेमा था कि ये निशस्त्रीकरण की बातें तो कर रहा है लेकिन अपने यहाँ परमाणु हथियार बढ़ाते जा रहा है। वैसे ही अमेरिका को यूएसएसआर को लेकर डिलेमा था। तो ये प्रिजनर्स डिलेमा का यही था कि निशस्त्रीकरण की वार्ताओं में इसका यूज़ होता था, लेकिन हर देश को एक दूसरे को लेकर डिलेमा होता है, और इसीलिए वो अपने अपने हथियार बढ़ाते जाते हैं कि उनको लगता है कि ये बढ़ा रहा है तो मैं भी करता हूँ। तो शेलिंग और ठक्कर ने प्रिजनर्स डिलेमा मॉडल दिया। तो इस तरह से हमने गेम थ्योरी की प्रमुख प्रमुख चीज़ें देखी। और आपको अगर वीडियोस पसंद आए तो आप इसको ज़रूर कमेंट करिएगा, और क्या मुझे और इसमें सुधार करना है वो भी आप वीडियो में बताइएगा, तो मैं ज़रूर आपके कमेंट्स पे गौर करूँगा। थैंक यू।